नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। सोती बड़ी खबर के साथ फिर आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे पहले चरण के चुनाव में कितने % वोटिंग हुई है दोस्तों और किस तरीके के ट्रेंड निकलकर सामने आए, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को एक बार फिर से बॉलीवुड का समर्थन मिला है, बताएंगे आपको कौन है बॉलीवुड से आने वाला जिसने राहुल गांधी का समर्थन किया है। दोस्तों राहुल गांधी के साथ में पद यात्रा की गई है और इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा बयान जिसके बाद अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनाव में बुरी तरीके से फंस सके हैं। वहीं पर दोस्तों पहले चरण के चुनाव के ट्रेंड को लेकर क्या कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आजम खान का विरोध करने वाले नेता के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात की जनता इस बार परिवर्तन करने के लिए वोट कर रही है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पद यात्रा करती दिखाई दी अभिनेत्री स्वरा भास्कर। उन्होंने कहा कि यात्रा की ऊर्जा और प्यार हम सबको प्रेरित करती है और इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी के साथ पद यात्रा करते हुए देश भर के अंदर एकता को बनाए रखने की अपील की है। दोस्तों और इसी के साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के एक और कार्यकर्ता की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर बुजुर्ग कार्यकर्ता जिनकी कम से कम उम्र 80-90 के आसपास होगी दोस्तों कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर और भारत का झंडा लेकर चल रहे हैं, जिसे शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल ने अपने कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि गुजरात के पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, 89 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं दोस्तों, जिसमें पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें, बीजेपी को 48 सीटें और 1 सीट निर्दलीय को मिला था। लेकिन बीते दिन पहले चरण के वोटिंग के दौरान जनता ने जिस तरीके से वोट किया है दोस्तों उसके बाद बड़े बड़े दिग्गज चौंक गए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के चुनाव में इस बार गुजरात की जनता ने मात्र 59% वोट किया है दोस्तों, जो पिछली बार तकरीबन 69% वोटिंग हुई थी। तो इस बार 10% वोट कम हुए हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान अगर 10% वोट कम हो रहे तो कहीं ना कहीं जनता बड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रही है। आखिर किस तरीके का ये मैसेज है इस पर बताएंगे आपको पत्रकारों की क्या राय है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में 42% मात्र मतदान हुआ है, जबकि दक्षिण गुजरात के अंदर 56% वोटिंग हुई है। इस तरह सौराष्ट्र के क्षेत्र में दक्षिण गुजरात के मुकाबले 14% कम वोटिंग हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है और पिछली बार लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था। सौराष्ट्र रीजन के अंदर कम वोटिंग कहीं न कहीं बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। इसी के साथ में आपको बता दें कि कुल मिलाकर आंकड़ा 69% जो 2017 में पहुंचा था इस बार मात्र 59% के आसपास पहुंचा है। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शाम तक पूरी डिटेल दे देगा और माना जा रहा है कि 2-4% और आगे पीछे होगा तो अंतिम आंकड़े भी पिछले बार के मुकाबले काफी कम रहने वाले हैं। और एक तरीके से दोस्तों बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित इसको लेकर अब टेंशन में आ चुके हैं कि आखिर जनता किस तरीके के संकेत देना चाहती है। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। हिंदुत्व पर पूछे गए सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके की टिप्पणी की है। दोस्तों गुजरात चुनाव के मद्देनजर अपने आप को बीजेपी से बड़ा हिंदुत्ववादी बताने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और इस तरीके के बयान देकर कहीं न कहीं हिंदू समुदाय के लोगों को अपने साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस पर पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि कल को कहोगे बनिया हूँ, बनिया का भला नहीं करूंगा तो किसका भला करूंगा, इस तरीके से तंज कसा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो बिजली पानी की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, स्कूल अस्पताल की बातें करते थे, अब हिंदुत्व और हिंदूवादी होने का दावा कर रहे हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने पर कांग्रेस पार्टी ने नवाब काजिम अली को पार्टी से निकाल दिया है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामपुर चुनाव में यह तय होने वाला है कि राज्य के अंदर समाजवादी पार्टी अपने मजबूत गढ़ को बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, या बीजेपी इसमें सेंधमारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए बड़े कदम उठाते हुए कई सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। यहाँ तक कि आजम खान से जुड़े हुए लोगों को बीजेपी के लोग अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं और कहीं न कहीं रामपुर के चुनाव में इस बार खेल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने मजबूरी में रामपुर के अंदर एक नया कैंडिडेट उतारा है दोस्तों, जो आजम खान का करीबी है, लेकिन आजम खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी को अतिरिक्त ताकत लगानी पड़ रही है। और यही बड़ा कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी ने उस नेता के खिलाफ कार्रवाई की है जो रामपुर के अंदर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन की बात कर रहा था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने संज्ञान लेते हुए नवाब काजिम अली को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त करने का फैसला लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि विधानसभा उपचुनाव 2022 में रामपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने के मामले पर यह कार्रवाई की गई है। कांग्रेस पार्टी के लेटर में लिखा गया है कि आपका ये कृत्य घोर अनुशासनहीनता की परिधि है, जिसके बाद हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है। और ये लेटर नवाब काजिम अली को भेज दिया गया है दोस्तों, जो इससे पहले बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में खुलकर बयान दे रहे थे। वही आपको बता दें कि रावण वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी को अब वोट दिखाई देने लगा है। नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता के कारण दिया गया बयान है। कांग्रेस पार्टी के लोगों में होड़ मची है कि कौन नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा गाली देगा। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को भी ये समझ में आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दिए गए बयान पर अगर
मल्लिकार्जुन खड़गे को डायरेक्ट अपने निशाने पर लेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसका ऐसे इस्तेमाल करेगी कि बीजेपी पर दाव उल्टा पड़ जाएगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी अपने भाषण की शुरुआत में मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ा सम्मान करते हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महंगाई के विरोध में मतदाता केंद्रों पर लोग गैस सिलेंडर लेकर पहले चरण के चुनाव में पहुंचे हैं। दोस्तों लोगों ने पूरी तरीके से चौंका दिया है। आपको बता दें कि गुजरात में घरेलू गैस के सिलेंडर को लेकर लोग महंगाई का विरोध जताते हुए विधानसभा के अंदर वोट करने पहुंचे। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के जबरदस्त नजारे देखने को मिले। मालधारी समाज के लोगों ने गौपालक समुदाय की पीड़ा को उजागर करने के लिए एक गाय और एक बछड़ा लेकर मतदान केंद्र पहुंचे और सभी ने विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमारी इतनी बुरी स्थिति है, इसीलिए हम लोग इस बार इस मत के साथ वोट करने आए हैं कि हमारे जिंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन आएगा। कुल मिलाकर दोस्तों पूरा गुजरात महंगाई को लेकर और मालधारी समाज महंगे हो रहे चारे के साथ साथ कई और मुद्दों को उठा रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मालधारी समाज ने एक पंचायत करते हुए बीजेपी के बॉयकॉट का ऐलान किया था और इसका असर पहले चरण के चुनाव में तो देखने को जरूर मिला है। इसी के साथ में आपको बता दें कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का रामपुर दौरा, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेता जनाब मोहम्मद आजम खान साहब से मुलाकात की गई है। अखिलेश यादव की मौजूदगी रामपुर में दर्ज की गई। रामपुर में अखिलेश यादव कई सारे जनसभा को संबोधित करेंगे दोस्तों, और ऐसे में वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के समर्थक नेता के पक्ष में प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव खुद मौजूद रहे हैं। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो महाराष्ट्र कर्नाटक का सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। फेस्टिवल के दौरान एक कॉलेज में जबरदस्त विवाद हो गया दोस्तों। कर्नाटक का झंडा लहरा रहे एक व्यक्ति को जोरदार तरीके से पीटा गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलगावी में एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट ने जमकर पिटाई की है। दरअसल इंटर कॉलेज के एक प्रोग्राम चल रहा था, इस दौरान उस स्टूडेंट ने कर्नाटक का झंडा लहरा दिया, जिसके चलते सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को उसके क्लासमेट ने मिलकर पीटा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना गोगटे कॉलेज की है। ये घटना कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर शुरू हुई स्टूडेंट की पिटाई का कन्नड़ संगठन ने विरोध किया है। साथ ही महाराष्ट्र समर्थक स्टूडेंट की पिटाई किए जाने का मुद्दा और ज्यादा आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि कन्नड़ संगठन का आरोप है कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति बेलगावी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के चलते झंडा लहराने वाले स्टूडेंट को जमकर पीटा है। मारपीट करने वाले सभी स्टूडेंट नाबालिग बताए गए हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात की खामोशी ने आज नरेंद्र मोदी के गढ़ में सेंधमारी की है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप सिंह की तरफ से यह जानकारी दी गई है। दोस्तों हाथ पर मोहर लग गई है, इस तरीके की बातें की गई है। क्या गुजरात के प्रथम चरण के चुनाव परिवर्तन की ओर संकेत दे रहे हैं? आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा इस तारीख को करने वाला है आंदोलन की अगली रणनीति पर नए तरीके से चर्चा। दाना मंडी टांडा में दोआब किसान कमेटी पंचायत की मासिक बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान प्रदेश के अध्यक्ष जंगवीर सिंह चौहान और सचिव कोर कमेटी पंजाब सत्यपाल सिंह ने मिर्जापुर पहुंचकर किसानों के मुद्दे पर चर्चा की है। उन्होंने किसानों की मांग के पक्ष में आवाज बुलंद की है। इस मौके पर किसानों को लामबंद करते हुए प्रदेश अध्यक्ष चौहान ने कहा कि 26 नवंबर को गुरुद्वारा अम्ब साहिब मोहाली में हुए ऐतिहासिक सभा ने केंद्र और पंजाब सरकार का भ्रम दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये रैली उन लोगों का जवाब है जो कहते हैं कि लोग अब किसान संगठनों में बट गए हैं। किसानों की मांग को लेकर पंजाब के राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन और शेष मांगों पर चर्चा के लिए 8 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा भारत की बैठक करनाल में बुलाई गई है। इस मामले पर चर्चा किया जाएगा कि आंदोलन की क्या रूपरेखा आने वाले दिनों के अंदर होगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों आने वाले दिनों में किसानों का बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। इसी के साथ में आपको बता दें कि दिल्ली के शराब नीति मामले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी का नाम 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप में सामने आया है। केंद्रीय एजेंसी के दावे के मुताबिक केसीआर की बेटी के कविता साउथ ग्रुप की एक प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने एक अन्य गिरफ्तार व्यवसायी विजय नायर के माध्यम से दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेताओं से कम 100 करोड़ रुपए का पेमेंट लिया था। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के खुलासे के बाद तेलंगाना की राजनीति भी जबरदस्त देखने को मिलेगी। साथ साथ आपको बता दें कि मोरबी के अंदर बीजेपी का कैंडिडेट इलेक्शन के रूल का पूरी तरीके से उल्लंघन करता नजर आया। एक फोटो वायरल हो रही है दोस्तों, जिसमें बीजेपी का कैंडिडेट अपने पक्ष में वोट डालने का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर करता नजर आया। और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पोलिंग बूथ पर फोन ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है और फोटो खींचना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा किया गया है। आपको बता दें कि एक और बड़ी अपडेट ये है कि एमसीडी के इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पर रिवॉल्वर लहराने का केस दर्ज किया गया था और अब इस मामले पर कार्रवाई की गई है। रिवॉल्वर हाथ में लेकर डांस करता हुआ ये व्यक्ति दिखाई दे रहा था, जोगिंदर सिंह उर्फ बंटी, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया है। जोगिंदर सिंह उर्फ बंटी वार्ड नंबर 19 से स्वरूप नगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर एमसीडी का प्रत्याशी बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद शायर इमरान प्रतापगढ़ी के गोधरा में हुए सभा के दौरान बवाल करने की बड़ी बड़ी बातें चलाई जाती, यानी आज तक पर यह रिपोर्ट दिया गया था कि जब इमरान प्रतापगढ़ी गोधरा पहुंचे तो वहां पर उनके रैली के दौरान जबरदस्त विरोध हो गया, जिसके बाद उनको अपनी रैली छोड़कर जाना पड़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी टीवी की तरफ से इस मामले पर जो न्यूज दिया गया उसका पूरी तरीके से खंडन किया गया है। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी हुई तस्वीरें शेयर करते हुए बताया गया है कि गोधरा के अंदर इतनी प्रचंड जन
जनसभा पहले कभी नहीं देखने को मिली थी। जितनी प्रचंड जनसभा इमरान प्रतापगढ़ी के मौजूदगी के दौरान देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट यहां से चुनाव जीत रहा है और दोस्तों तस्वीरें भी शेयर की जा रही है और आज तक के द्वारा किए गए दावे की पोल भी खोली गई है। वहीं पर बीजेपी कैंडिडेट जेठा बारवाड ने लोगों को ओपन धमकी देते हुए कहा कि आप लोग वोट जहां चाहे कर लीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि 8 तारीख के बाद मेरा दिन होगा और उसके बाद आप लोगों को पता है कि किस तरीके से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों लोगों को धमकियां दी गई है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े रहें कि सभी दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय